Hi everyone, I hope all of you are doing well. So in the lecture series of chemistry of compounds containing nitrogen या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री की यूनिट में हमने देखा था कि हमारे पास अमीन्स को दो मेजर क्लासिफिकेशन में या दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक एलिफेटिक अमीन्स और दूसरे आपके पास एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, अब एलिफेटिक अमीन्स की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि किस किस टाइप के रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, अब इन एलिफेटिक अमीन्स में हमारे पास सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी जिस फैक्टर के बारे में, वो है बेसिसिटी। बेसिसिटी के लिए आपको मैंने एक टर्म बताई थी या एक स्टेटमेंट दी थी कि बेसिसिटी का मतलब क्या है, स्पीशीज विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। जो स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही डोनेट करती है, उस स्पीशीज को हम कहते हैं बेस। बेस और न्यूक्लियोफाइल में यही सबसे बड़ा डिफरेंस माना जाता है कि हमारे पास जो बेस होता है वो भी प्रोटॉन डोनेट करता है, बट सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बट सिर्फ प्रोटॉन को। बट जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अदर देन प्रोटॉन, जो भी हमारे पास स्पीशीज होती है या मॉइटीज होती है उनको। ठीक है, तो बेसिसिटी का तो क्लियर हो गया हमारे पास कि स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट कर रही है। ठीक है, अब आपके पास जैसे प्राइमरी अमीन है या आपके पास सेकेंडरी अमीन है या आपके पास है टर्शियरी अमीन। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो मेरे पास ये नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, किसे? H+ को। तो जैसे ही इसने ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम बन गया। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हो तो यहाँ पे भी आपके पास दो R ग्रुप पहले से थे, एक H भी था और एक H ये नया आ गया जो मैं सर्कल करके लिख रही हूँ। इट मीन्स ये प्रोटोनेशन वाले H की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपके पास अगेन ये अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो तीन R ग्रुप पहले से थे, अब एक H भी आ गया और इस पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से अब हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, दो तरीके से बोल सकते हो, या तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए प्रोटॉन को या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसके बाद ये जो आपके पास अमोनियम आयंस बन रहे हैं, इसमें अगर एक R ग्रुप है तब क्या, दो R ग्रुप है तब क्या और तीन R ग्रुप है तब क्या। R ग्रुप आपके पास कैसा माना जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज़ को या मॉइटी को बहुत आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और नाइट्रोजन तो चाहता ही है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से, राइट। दैट्स वाई जितने R ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना ही ये ज़्यादा स्टेबल अमोनियम बनेगा, और जितना स्टेबल बनेगा ये उतनी ही जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देगा, या फिर कह सकते हैं उतनी ही जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स अगर आपके पास कंपैरिजन आता है तो आपके पास जो टर्शियरी अमीन्स होती हैं they are better than secondary amines and secondary amines have better basicity than primary amines। ठीक है, सो ये ऑर्डर आपके पास रहता है बेसिसिटी का कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी उतनी बेटर होगी और उसका बेसिसिटी या जो बेस की तरह एक्ट करने का उसका पावर है वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। क्लियर। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी पार्ट कहीं पे भी अमीन्स का मिलता है तो इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बेसिसिटी के बाद। जो अभी हमने बेसिसिटी की बात करी है वो बेसिसिटी हमें
गैस फेज में और एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ी सी अलग मिलती है। यानी जो अभी तक हमने डिस्कशन किया वो अगर हमारे पास अमीन्स गैस फेज में है तब तो बिल्कुल करेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम स्टेबिलिटी वाला फैक्टर देखेंगे। तो गैस फेज में टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन, दैट इज करेक्ट। बट एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है और उस एक्स्ट्रा फैक्टर का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आप कह सकते हो सोल्वेशन इफेक्ट। कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से, सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग होने की वजह से जो सेकेंडरी वाली है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, फिर प्राइमरी वाली और फिर आपके पास टर्शरी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि देखो जैसे आपके पास सेकेंडरी है ना, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 R ग्रुप रहेंगे। अगर मैं बात करूं प्राइमरी की तो प्राइमरी के पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 R ग्रुप रहेगा। और बात करूं टर्शरी की तो टर्शरी में हमारे पास यहाँ पे तीनों की तीनों R ग्रुप रहेंगे। अब खुद देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है, सपोज वाटर लिया है, तो वाटर इनके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इनके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो जो आपके पास सेकेंडरी है उसके पास भी हाइड्रोजन है, जो प्राइमरी है उसके पास भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बट जो टर्शरी उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आता है। तो इन केस में हमारे पास देखो सेकेंडरी और प्राइमरी में फिर इस अकॉर्डिंग तो हमें होना चाहिए कि 2 हाइड्रोजन है, तब तो हमारे पास जो प्राइमरी है वो सबसे पहले जाना चाहिए। बट हमारे पास एक फैक्टर हमने यहाँ भी देखा था ना कि R ग्रुप जितने ज़्यादा रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा मिलती है। तो उन दोनों फैक्टर को, क्योंकि सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेशन इफेक्ट में, और साथ में 2 R ग्रुप भी हैं जिससे जो अमोनियम बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई सेकेंडरी सबसे पहले जा रहा है। प्राइमरी में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन है बट R ग्रुप एक ही है, तो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। थर्ड में ये है कि अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी तो है बट कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये सबसे लास्ट में। तो इस डिफरेंस का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में बेसिसिटी आपसे स्पेशली नॉर्मल तरीके से पूछी है तो आप गैस फेज के अकॉर्डिंग बताओगे, बट अगर मेंशन किया है कि इन एक्वस सॉल्यूशन तब फिर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग या इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट। ये हो गया हमारे पास बेसिसिटी का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन। जो अमीन्स होती हैं वो सॉल्ट भी बनाती है, ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन करती है। अब कोई अमीन थी, एसिडिक कंडीशन हमने ली, तो इस एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, हमें आयंस मिलेंगे। HCl से क्या क्या मिलेगा, H प्लस Cl नेगेटिव। तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये अमोनियम बन जाएगा, और पॉजिटिव के साथ जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है एज काउंटर आयन उसके आसपास रहेगी, तो ये क्या बन गई, इसकी सॉल्ट फॉर्म। क्या बन गई, इसकी सॉल्ट फॉर्म। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म है, इसे अगर मैं NaOH के साथ ट्रीट करवाऊँ, ठीक है, NaOH के साथ यहाँ पे ट्रीट करवाऊँ, तो फर्दर ये वापस अमीन में जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, NaCl रिमूव हो जाएगा, OH और इसका एक एक्स्ट्रा H वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास जो ये RNH2 पार्ट था हो गया ना फ्री। ठीक है, तो सॉल्ट बनाता है, बट अगर इस सॉल्ट को फर्दर में हाइड्रोक्साइड, एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ करूँ तो ये वापस से हमें अमीन में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कलीज के साथ ये वापस हमें मिल सकता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको NaOH का दे दिया कि हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, बट एल्कली अगर कोई भी रहेगा तो इस जो आयन होगा इसको अपने साथ ले जाएगा, तो फिर अमीन का फ्री होना मुश्किल नहीं है। बाकी ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन वाला है ये एज टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीन्स भी यूज़ किया जाता है।
कि अगर आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है और अननोन कंपाउंड को आप ऐसे एसिडिक कंडीशन के साथ ट्रीट करवा रहे हो और अगर सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट जैसे ही बनेगा आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको रिएक्शन होने के बाद, उस अननोन कंपाउंड के साथ रिएक्शन होने के बाद क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, इट मीन्स ये डिटेक्ट करता है कि उस अननोन कंपाउंड में अमीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन वाला जो हमारे पास कंसेप्ट है, ये एक टेस्ट की तरह भी लिया जा सकता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीन्स। कैसे पता चलता है? अगर क्लियर सॉल्यूशन आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी प्रॉपर्टी? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप का आना, और एसाइलेशन का मतलब है एसाइल ग्रुप का आना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या कंडीशंस दी हैं हमने एल्काइलेशन के लिए। हमने कोई अमीन ली, एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराया है, तो इसमें नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू आर पे अटैक करेगा और एक्स यहाँ से रिमूव होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये एल्काइल पार्ट इसके साथ जुड़ गया तो हमने इसको एल्काइलेशन कह दिया, बट अभी भी फर्दर चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी फ्री है, तो हम एक और आर ग्रुप के साथ इसकी फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एल्काइलेशन प्रोसेस हो सकती है। इट मीन्स प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एल्काइलेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास एसाइलेशन, और एसाइलेशन में हमें कौन सा ग्रुप चाहिए होता है? एसाइल ग्रुप। जैसे एल्काइल में तो आपके पास सारे कार्बन हाइड्रोजन वाली ही चेन रहती है, एसाइल में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और उसके साथ R पार्ट, है ना, कोई भी R ग्रुप होता है, उसे हम एसाइल कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज़ किया गया है, तो हम अमीन्स को या तो एसिड क्लोराइड के साथ यूज़ करें या फिर हम अमीन्स को एनहाइड्राइड के साथ यूज़ करें। ठीक है, दोनों ही तरीके से एसाइलेशन प्रोसीड कराई जा सकती है। अगर एसिड क्लोराइड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो अगेन वही होगा कि नाइट्रोजन पार्ट इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, क्लोरीन रिमूव होगा। ठीक है, और फिर एक इसके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को लेते हुए HCl के फॉर्म में जाएगा और ये आपके पास RNH पार्ट जो होगा इस COCl3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये एसाइल पार्ट जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, इसे हमने क्या कहा? एसाइलेशन। बट अगर एसिड क्लोराइड के साथ नहीं करवाना है तो एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसे हम ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं, ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, या AC2O की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या एसिटाइल O एसिटाइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि CO डबल बॉन्ड CH3 पार्ट एसिटाइल होता है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे होगी, दोनों कार्बोनिल में से किसी भी एक कार्बोनिल पे अटैक करा दो, बाकी सारा पार्ट लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। ठीक है, तो ये COCH3 पार्ट नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है और इसका एक H जो होगा यहाँ O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए चला जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। तो इसके साथ क्या रिमूव होगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, सो एसाइलेशन की प्रोसेस भी हमें देखने को मिलती है अमीन्स में, और दोनों में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सेकेंड वाली रिएक्शन को हैंडल करना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट इतना कंसनट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सेकेंड वाली बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट उतने ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग या कंसनट्रेटेड टाइप के नहीं बन रहे हैं कि जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ एसाइलेशन, जिसमें अमीन पार्टिसिपेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके पास एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके लिए हम या तो प्राइमरी अमीन लेते हैं या सेकेंडरी अमीन। जो टर्शरी अमीन्स होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं एनहाइड्राइड के साथ। इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है या प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्शन है, वो है हमारे पास होफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके नाम से देखो, होफमैन्स, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो होफमैन टाइप का बनेगा। क्यों, वो आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब ये है कि जब तक आपका मॉलिक्यूल
एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या यूज़ कर रहे हैं, अमीन ना, तो अमीन के पास जब तक पॉसिबिलिटी है मिथाइलेशन कराते जाओ, मिथाइल ऐड कराते जाओ, ठीक है। तो उसे हम कह रहे हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन की, जब तक पॉसिबिलिटी है मिथाइल ऐड होता रहेगा। एंड देन एलिमिनेशन कि फर्दर हीट की कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास वो किस तरीके से एलिमिनेट होता है, ये हमारे पास इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा। तो जैसे सपोज आपके पास है कोई प्राइमरी अमीन है ना, और हमने इसे दिया मिथाइल आयोडाइड, तो हमने पहले भी देखा था कि नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू कार्बन पे अटैक होगा और ये आयोडीन बाहर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे RNH एंड मिथाइल ये बन जाएगा, I इसके हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिमूव कर देंगे हम HI की फॉर्म में। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा मिथाइल आयोडाइड दे सकती हूँ, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक और मेरे पास यहाँ पे मिथाइल आ चुका है। अब ये हाइड्रोजन फिर से मैंने आयोडीन के साथ रिमूव कर दिया। बट अगर मैं नेक्स्ट देखूँ फिर से मिथाइल आयोडाइड, तो क्या रिएक्शन हो सकती है? यस, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अभी भी फ्री है। बट इसके बाद क्या आप मिथाइलेशन करवा सकते हो इस अमीन की? क्या पॉसिबिलिटी है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल फॉर्म में, बट यहाँ पे मिथाइलेशन करा के उसने मैक्सिमम 4 बॉन्ड तो बना दिए, और 4 बॉन्ड बन गए तो वो अमोनियम हो गया और उसकी वजह से उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट इसके आगे अब किसी भी तरीके से नाइट्रोजन अटैक नहीं कर सकता। सो ये जो आपके पास यहाँ पे अमोनियम बना, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई हाइड्रोजन था नहीं, तो ये जो I नेगेटिव होगा एज काउंटर आइन इसके आसपास रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये हमने यहाँ पे क्या करवाई है, यहाँ पे आपके पास आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, कि मैक्सिमम जितने भी मिथाइल ग्रुप इस पे लग सकते थे वो सब हमने लगा दिए हैं, ठीक है। हो गया एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। आफ्टर दैट अगर मैं इस सबस्ट्रेट को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाती हो, तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो I नेगेटिव है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव में, क्योंकि मॉइस्ट है ना, तो मॉइस्ट का मतलब वाटर, तो वाटर से हमारे पास, क्योंकि सिल्वर के साथ ये आयोडाइड चला जाएगा AgI प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, तो इसकी जगह कौन लेगा? जो मॉइस्ट कंडीशन हमने ली है यानी वाटर लिया है उसका OH पार्ट, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इस सबस्ट्रेट में जैसे R को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ, है ना, जैसे R कोई भी चेन हो सकती है, मैंने लिख दिया RCH2 CH2, चलो R को भी मैं CH3 पूरा ही कर देती हूँ, ठीक है। R को इलेबोरेट कर दिया, CH3 CH2 CH2 एंड देन N, और कितने CH3 हैं? 3, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस सबस्ट्रेट को मैं थर्मल कंडीशन देती हूँ या फर्दर हीट करती हूँ, तो इसमें हमें देखने को मिल सकती है एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। बट एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि इस कार्बन के साथ ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उसकी एडजेसेंट पोजीशन से हमें हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। तो जैसे हमने ये OH नेगेटिव की बात करी थी, यही बेसिक पार्ट इसके प्रोटॉन को रिमूव करेगा। ये प्रोटॉन जब जाएगा तो ये CH के इलेक्ट्रॉन सिस्टम को मिलेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, और जब डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर। तो आपको क्या मिल गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ट्राई मिथाइल अमीन, है ना, टर्शरी अमीन मिल गई आपको। यहाँ पे क्या मिल गई? टर्शरी अमीन। और साथ में आपको यहाँ पे मिलेगी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अमीन, सॉरी एल्कीन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसे आप कहते हैं होफमैन्स एल्कीन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में, जब एल्कीन्स की बात हुई थी कि हमारे पास अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है तो उसे हम कहते हैं सेट्जेफ एल्कीन, जिसे स्टेबल माना जाता है। बट अगर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बन रही है तो उसे कहा जाता है होफमैन एल्कीन, और वो स्पेशली इस केस में होती है।
इस केस में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो लीस्ट स्टेबल एल्कीन वाला ही बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरली हम ज़रूर ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या सेट्स ऑफ एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, बट इस केस में हमारे पास स्पेशली इस टाइप के एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद इस टाइप का लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम वहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि अभी तो हमारे पास चलो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर हमारे पास सपोज़ दोनों तरफ पॉसिबिलिटी होती तो हम उसी तरफ का हाइड्रोजन चूज़ करते जिसके जाने के बाद जो ओलेफिन बने वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, ये बात का आपने ध्यान रखना है इस रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन में? होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन में। तो इस तरीके से भी आपके पास देखो इन द एंड प्राइमरी अमीन क्या हो रही है? सिंथेसाइज हो रही है, कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि स्टार्टिंग में आपके पास जो प्राइमरी अमीन है वो इस टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। पहले एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, उसके बाद थर्मल कंडीशन में एलिमिनेशन, जिसमें से हमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है? NaNO2 प्लस HCl हमें दिया होता है जिसमें से HNO2 बनता है, तो उसी HNO2 की हम रिएक्शंस यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे डाउट ना हो कि HNO2 आया कहाँ से। एरो पे अगर ये दो भी दिए हैं तो आपने समझना है कि इससे HNO2 बन रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, अगर प्राइमरी एल्कीन के साथ हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर प्राइमरी अमीन है तो, अगर हमारे पास है सेकेंडरी अमीन तो सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ हमें देती है N नाइट्रोअमीन। ठीक है, क्या मिल रहा है? N नाइट्रोअमीन। अब ये जो N नाइट्रोसो, हाँ ये आपके पास क्या है? नाइट्रोसोअमीन, N नाइट्रोसोअमीन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब N नाइट्रोसोअमीन तक हो गया। इसके बाद अगर मेरे पास है टर्शरी अमीन, तो टर्शरी अमीन अगेन नाइट्रस एसिड के साथ आपको एक यहाँ पे अमोनियम आयन दे रही है, एक सॉल्ट दे रही है विच इज़ वाटर सॉल्यूबल। और अगर उस सॉल्वेंट को मैं फर्दर थर्मल कंडीशन प्रोवाइड करूँ तो वो फिर मेरे पास यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? N नाइट्रोसोअमीन में, N नाइट्रोसोअमीन में विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 3 R ग्रुप थे तो तीनों में से कौन सा R ग्रुप जाएगा अल्कोहल बनाने के लिए? तो उसके लिए ये कन्फ्यूज़न दूर किया गया है दैट तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट R ग्रुप होगा, जिसमें सबसे कम कार्बन एटम्स रहेंगे, वही R ग्रुप हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल के लिए जाएगा, इस पार्ट से अलग होगा। ठीक है, ये तो हमें पता चला कि प्राइमरी अगर अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोडक्ट, सेकेंडरी कर रही है तो क्या प्रोडक्ट, टर्शरी कर रही है तो क्या प्रोडक्ट। इट मीन्स यहाँ पे अगर तीनों हमें अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही हैं तो ये जो रिएक्शन है विद नाइट्रस एसिड, इट कैन बी यूज्ड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विशन, फॉर द डिफरेंशिएशन और टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स की डिफरेंशिएशन के लिए ये जो रिएक्शन है इसे यूज़ किया जा रहा है। देखो, जो आपके पास प्राइमरी है उसका प्रोडक्ट अलग, ठीक है, सेकेंडरी में हाँ थर्मल दे रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट फिर फर्दर बन रहा है, बट इसमें अल्कोहल है, इसमें वाटर है, सबका डिफरेंट है। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या देखा गया है कि ये जो सेकेंडरी अमीन्स होती है इनकी डिटेक्शन के लिए ये जो हम रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं, इस टेस्ट को एक नाम दिया गया है, दैट इज़ लिबरमैन्स टेस्ट, दैट इज़ लिबरमैन्स टेस्ट या लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन्स टेस्ट या लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स एंड फिनोल्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड फिनोल्स। ठीक है, अगर आपके पास सपोज अननोन कंपाउंड दिया है उसमें सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है
तो आप नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराओगे, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करा के नाइट्रोसोअमीन मिल गया। अब आपने क्या करना है, इस एन नाइट्रोसोअमीन को फिनोल के साथ या OH नेगेटिव वाले पार्ट के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 में रिएक्ट करवाना है। ठीक है, क्या करना है आपने, ये जो आपके पास एन नाइट्रोसोअमीन बना है, इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 विद फिनोल या फिनोल से OH नेगेटिव पार्ट रिएक्ट करवाना है। जैसे ही आपने यहाँ पे इनको आपस में रिएक्ट करवाया, आपको रेड या फिर डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलेगा सॉल्यूशन का। और जैसे ही रेड या ब्राउन कलर मिलेगा, उसके बाद आपने डाइल्यूट एल्कली उसमें ऐड करना है, और जैसे ही एल्कलाइन कंडीशंस आप उसमें ऐड करोगे, आपको ब्लू कलर मिलेगा सॉल्यूशन का। और जैसे ही ब्लू कलर मिल गया, इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि आपके उस अननोन कंपाउंड में सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है या फिर फिनोल्स भी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे ये जो लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट की बात कर रहे हो, ये स्पेशली हमारे पास की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन, कि सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है या नहीं। कैसे पता चला, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराया, एन नाइट्रोसो अमीन बना। एन नाइट्रोसो अमीन को जब हमने फिनोल के साथ या OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास रेड ब्राउन कलर हुआ सॉल्यूशन का। एंड आफ्टर दैट जैसे हमने उसमें एल्कलाइन कंडीशंस प्रोवाइड कराई, तो हमें ब्लू कलर मिल गया। और इस ब्लू कलर से डिटेक्ट हो गया, फाइनल हो गया कि हमारे पास अननोन कंपाउंड में सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है। सो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये टेस्ट भी साथ में लिखते जाओ कि लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास किसके साथ रिएक्शंस, नाइट्रस एसिड के साथ, जिसमें हमने एक टेस्ट भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाली इस रिएक्शन को हम एक और टेस्ट के नाम से जानते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे अमीन्स के साथ हो रही है, इसे हम हिंसबर्ग टेस्ट कह रहे हैं। और क्या डिटेक्ट होता है, क्या हमें पता चलता है, वो हम देखेंगे। बट पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। अगर आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ प्राइमरी अमीन के रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, एन एल्काइल सल्फोनामाइड। ठीक है, एन एल्काइल सल्फोनामाइड आपको यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिला है। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे कि हमें प्राइमरी अमीन ही थी हमारे अननोन कंपाउंड में। ठीक है, तो इसकी अगर हम फर्दर किसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, NaOH के साथ, सपोज है ना, एल्कली का है हमने, ये ज़रूरी नहीं कि NaOH ही होना चाहिए, बट अगर हम इसकी फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल का मतलब क्या है कि इसके साथ पार्टिसिपेट करता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास प्रोटोन है। अगर सपोज NaOH ही यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिक भी होता है, तो वो इस प्रोटोन को रिमूव कर लेगा। तो वो आपस में जब चार्ज बन जाएंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, इट मीन्स वो वहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है ना। तो हमारे पास जो प्राइमरी अमीन है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर अगर एल्कलीज में सॉल्यूबल है ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अननोन कंपाउंड में प्राइमरी अमीन थी। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन ली है और हमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, इसमें अब कॉम्प्लेक्स में क्या है, NN डाई एल्काइल, 2 R ग्रुप है ना, NN डाई एल्काइल सल्फोनामाइड। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलेगा, अब हमें तो नहीं पता ना कि प्रोडक्ट क्या मिला है, ये तो हम बाद में बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो उस प्रोडक्ट को हम सेम टेस्ट में क्या करेंगे, एल्कली में रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, सॉल्युबिलिटी उसकी चेक करेंगे। तो क्या देखा जाता है कि वो इनसॉल्युबल है। और वजह अभी बता दी मैंने आपको कि इसके पास तो हाइड्रोजन था, बट अब इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा और सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। सो बहुत सिंपल तरीके से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन अननोन कंपाउंड में होगी तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट एल्कली में सॉल्युबल होगा,
और अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन होगी तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास या जो भी प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। और इसी से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे अननोन कंपाउंड में प्राइमरी अमीन थी या फिर सेकेंडरी अमीन थी, और इसी को हम कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। टर्शियरी अमीन्स जनरली रिएक्ट नहीं करती है, एज वेल एल्कली में भी वो फर्दर कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास टर्शियरी अमीन की हम रिएक्शन करवा भी देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी कुछ भी टाइप का कोई रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा नहीं उसमें। दैट्स वाई हम टर्शियरी की बात ज़्यादातर यहाँ पे नहीं करते हैं। सो ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आपके पास अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। तो ये चीज़ आपके पास क्लियर हो गई कि प्राइमरी वाला सॉल्युबल इन एल्कली, सेकेंडरी वाला इनसॉल्युबल इन एल्कली। डन। आफ्टर दैट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है विच इज़ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या कार्बाइल एमाइन टेस्ट टाइप भी आप कह सकते हो, इसे ऐसे नाम से भी जाना जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है हमारे पास, पहली बात ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स की डिटेक्शन के लिए होती है। जैसे हम हिंसबर्ग टेस्ट में तो ये बता पा रहे हैं ना कि हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। अगर हमें स्पेसिफिकली ये पता करना है कि हमारे पास प्राइमरी है या नहीं, फिर हम ये कार्बाइल अमीन वाली रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि प्राइमरी अमीन्स को हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, एज वेल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेसिक कंडीशन में, ठीक है। हमें यहाँ पे कैसी कंडीशंस चाहिए होती हैं? बेसिक कंडीशंस। तो इन बेसिक कंडीशन और क्लोरोफॉर्म में एक्चुअली हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू डाइक्लोरोकार्बीन बनती है एज इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन हमने कार्बीन में करी हुई है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं या बेस प्रोवाइड करते हैं तो कैसे अल्फा एलिमिनेशन से डाइक्लोरोकार्बीन हमें बनेगी। तो इस रिएक्शन में भी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में भी, इन दोनों के पार्टिसिपेशन से डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। फिर इस डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ होती है जिससे हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। अब आपके पास सपोज कोई अननोन कंपाउंड दिया है और उसने आपको ये सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, क्लोरोफॉर्म भी, बेसिक कंडीशन भी, अल्कोहलिक सॉल्वेंट भी, ठीक है, सब प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद आपको कैसे डिटेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी अमीन है या नहीं? तो उसके लिए अगर प्राइमरी अमीन होगी तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी और इससे आइसोसाइनाइड बनेगा। और आइसोसाइनाइड की बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल या फॉल स्मेल होती है, ठीक है, अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई आपको फॉल सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ये डिटेक्ट हो जाता है कि आपके पास जो अननोन कंपाउंड दिया गया था उसमें प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये तो इसके साइड प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन काम करती है कि हमारे पास प्राइमरी अमीन, स्पेशली प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और बेसिक कंडीशन में आइसोसाइनाइड बनाती हैं जिसकी बहुत ही अनप्लीजेंट या फॉल स्मेल होती है, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो अननोन कंपाउंड दिया गया है उसमें प्राइमरी अमीन है या नहीं। देखो हमने टेस्ट कौन कौन से डिस्कस किए। एक हमने कहा कि सॉल्ट फॉर्मेशन से भी हमें पता चलता है कि अमीन प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर सॉल्ट बनेगा तो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, उससे पता चल गया। उसके बाद हमने बात की लिबरमैन टेस्ट की। लिबरमैन टेस्ट स्पेसिफिकली हमारे पास जो सेकेंडरी अमीन्स होती हैं उसके डिटेक्शन के लिए था, ठीक है, जिसमें हमें कैसे पता चला कि पहले वो ब्राउन या रेड कलर देता है और जैसे हम एल्कलाइन कंडीशंस देते हैं वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो वो हमारे पास था सेकेंडरी अमीन के लिए, ठीक है। एंड देन हमारे पास लिबरमैन टेस्ट के बाद आया हिंसबर्ग टेस्ट, जो अभी हमने देखा। तो हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी वाला होगा सॉल्युबल इन एल्कली, सेकेंडरी होगा इनसॉल्युबल इन एल्कली, और टर्शियरी वाला जनरली पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो हिंसबर्ग टेस्ट से भी हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में हमारे पास स्पेसिफिकली प्राइमरी अमीन की ही प्रेजेंस हमें पता चलती है, और वो कैसे? अगर फॉल स्मेल आ रही है यानी आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास टेस्ट और प्रॉपर्टीज। After this we have another two chemical properties of aliphatic amines, और वो क्या है कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ
CH2 और HgCl2 के साथ भी प्राइमरी अमीन्स, ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करती हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे बनता है आइसोथायोसाइनेट। थायो वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए? सल्फर के लिए, ठीक है। सो आइसोसाइनेट तब होता था जब सिंपल आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन रहता था, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हमने सल्फर रख दिया तो थायो। सो अगर आपके पास सपोज प्राइमरी अमीन दी है और कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ आप उसको हीट कर रहे हैं, ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आइसोथायोसाइनेट। और आइसोथायोसाइनेट की प्रेजेंस कैसे पता चलती है कि बन रहा है? मस्टर्ड ऑयल के जैसे उसकी स्मेल होती है, सरसों का तेल है उसके जैसे उसकी स्मेल होती है। अगर ऐसा कुछ आपको वहाँ पे स्मेल आ रहा है, इट मीन्स वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन में भी हमारे पास अमीन्स पार्टिसिपेट करती है। देन जो हमारे पास एक और रिएक्शन है वो है विद मेटल आयंस। तो मेटल आयंस के साथ अगर हम अमीन्स यहाँ पे रिएक्ट करवाएं तो जनरली हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग जहाँ देखने को मिलती है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे AgCl है तो Ag+ आयंस मिल जाएंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। कॉपर 2+, ये भी हमने आयनिक फॉर्म में लिया है। तो अगर इसके साथ अमीन्स हमारे पास रिएक्ट कर रही हैं तो क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसमें से इस कॉम्प्लेक्स का कलर डीप ब्लू है। यानी अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ में कि अमीन्स हमारे पास बेसिसिटी शो करती हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करती हैं। गैस फेज है तब क्या, अगर एक्वस या सॉल्यूशन वाली बात है तब हमारे पास क्या, वो फैक्टर हो गया। आफ्टर दैट हमने देखा कि वो अमीन्स कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस किस टाइप के रिएक्शंस में, एसाइलेशन है, एल्काइलेशन है। आफ्टर दैट हमने साथ में ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास टेस्ट कौन कौन से होते हैं इनको पहचानने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, अमीन्स की प्रेजेंस को। वो सारे टेस्ट और रिएक्शंस हमने साथ में की। एज वेल यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि इनके अलावा और अमीन्स कहाँ कहाँ रिएक्ट करती हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास अभी सिर्फ कौन सी वाली? एलिफेटिक अमीन्स। अमीन्स को एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया है। तो जो हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। अब हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया है। सेम ट्रेंड हम अब फॉलो करेंगे एरोमेटिक अमीन्स के लिए, ठीक है। पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट देयर प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट।